मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कल का हमारा डिस्कशन था यहाँ पे, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करोगे ना, तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर ज्योमेट्रिकल के चांसेस बिल्कुल भी नहीं, सॉरी, टेट्राहेड्रल के अंदर ज्योमेट्रिकल के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे के बराबर एंगल पे ही होंगे। क्लियर ना? जबकि स्क्वायर प्लेनर में ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी, बट सभी में नहीं। मान लो किसी ने हमें कह दिया कि ऑल स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर्स विल शो द ज्योमेट्रिकल, आप बोलो ऐसा थोड़ी होता है। एम ए फॉर नो, एम ए थ्री बी नो, एम ए टू बी टू यस। क्लियर है? तो वो मैंने बनाकर बताया, अगर आपको समझ में आई वो बात तो। ये सिस एंड ट्रांस। तो फिर मुझे बच्चे ने पूछा सर 90 डिग्री पे हो तो सिस बोल दूं? मैंने कहा हाँ जी। 180 पे हो तो ट्रांस बोल दूं? हाँ। ज्योमेट्रिकली अपोजिट हो गए। अब मैं एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, इसमें एम ए टू बी सी स्क्वायर प्लेनर शेप है, तो क्या यहां पे ज्योमेट्रिकल के चांस हैं? तो बच्चे को बोलना पड़ेगा हाँ जी बिल्कुल है। ए ये बीसी लिखा हुआ है। जितने डिफरेंट लीगेंड्स होंगे, जितने डिफरेंट लीगेंड्स होंगे, उतनी पॉसिबिलिटी ऑफ द ज्योमेट्रिकल आ जानी है। बिल्कुल जी। ये 90 डिग्री पर हो गया सिस, ये 180 पे हो गया, ये ए के रेफरेंस में क्या चला गया? ट्रांस। अगर मैं और डिफरेंट कर दूं, ए बी सी डी, जितने डिफरेंट लीगेंड्स होंगे उतना ज्योमेट्रिकल पे यस हो जाएगा, ऑप्टिकल पे भी होएगा, लेकिन वो टेट्राहेड्रल में। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसके बाद एक स्ट्रक्चर और बना दिया, ए के सामने बी, ए के जस्ट अपोजिट सी, ए के जस्ट अपोजिट डी। ध्यान से सुनते रहना भी। फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी, फिर ए, फिर बी, फिर सी डी। अब जो आपसे कह रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनना। मान लो मैं मान लेता हूं कि ए और डी, ए और डी जब सेम साइड है तो उनको हमें सिस बोलना है। कुछ बीच वाले में मिस हो गया ना, गलत हो गया बीच वाले। ए बी सी डी। चलो, जो मैं कह रहा हूं आपसे सुन पा रहे हो? ए और डी जब सेम साइड हो तो उसको सिस बोल देते हैं हम लोग। तो हाउ मेनी सिस आर हियर? सिस, सिस। और जब ये अपोजिट गए तो इसका नाम क्या रख दिया हम लोगों ने? ट्रांस। किसी ने, बच्चे ने कहा सर मुझे एडी 90 डिग्री समझना, मुझे ए सी 90 डिग्री पे समझना है। मैंने कहा चलो ऐसा कर लेते हैं, ए और सी 90 डिग्री पे मान लो, तो ये सिस है, और ए और सी 90 डिग्री पे तो ये सिस है। तो ए सी अपोजिट जाती क्या हो गया? 180 ट्रांसफॉर्म। चलो, किसी बच्चे ने कहा सर मुझे ये भी नहीं सीखना। ठीक है, ये एसी के रेफरेंस में सिस हुआ, ये एक ही एसी के रेफरेंस में ट्रांस हुआ, ये एसी के रेफरेंस में सिस हुआ। उसने कहा नहीं मेरे को तो ए बी लेना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए बी एक दूसरे के अपोजिट तो क्या हो गया? ट्रांस। ए बी 90 डिग्री पर सिस, ए बी 90 डिग्री पर सिस। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो तो दो सिस होंगे और एक कौन सी फॉर्म होगी? ट्रांस। जब आपके पास ऑल द लीगेंड्स आर डिफरेंट हो, व्हेन ऑल द लीगेंड्स आर डिफरेंट इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। किसी को वापस समझना हो तो बोल दो। चलो, अब इसमें मैंने क्या किया? एम ए होल ट्वाइस बना दिया। ए को देखते ही हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आ जाए कि मैंने क्या लिखा है। डाई डेंटेट लीगेंड, इथाइलिन डाइमाइन टाइप से कुछ भी। तो आप अपने एप्टीट्यूड से बोलो, क्या ज्योमेट्रिकल के चांस है? यस और नो? नो, बिल्कुल नो। क्लियर? लेकिन इसकी जगह अगर मैं एम ए बी होल ट्वाइस कर दूं, ए बी मेरे पास एक डाइडेंटेट लीगेंड है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है। किसी को अगर ये ना पता हो तो मैं आपको बता सकता हूं। इसमें बच्चे यस यस बोले जा रहे हैं, अभी इसमें यस है। क्लियर? तो यहां मैंने एम लिखा, यहां मैंने एम लिखा। ठीक है जी। अब मैंने इस जगह पर ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2 NH2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया इससे।
इसको जानते हो कौन है ये? ग्लाइसिन से बना हुआ ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो। अब यहां ओ लगा दिया, यहां एन लगा दिया, बीच में CH2, बाकी सब स्ट्रक्चर आप समझ ही गए हो कि कॉमन था। क्लियर? GLY लगा देते हैं इसको, GLY। तो OO सेम साइड चले गए 90 डिग्री पर, NN सेम साइड चले गए 90 डिग्री पर, तो आपने इसको क्या फॉर्म बोल दिया? सिस। और अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं, यहां O, यहां N, यहां N, यहां O, तो ये एक दूसरे के क्या चले गए? अपोजिट। ये ग्लाइसिनेटो का AB वोल्टवाइज का कौन सा फॉर्म बन गया बच्चे? ट्रांस। एक या दो या तीन या चार या पांच, कितने चाहिए ये बताओ पहले तो। ऑक्सिलेट और दूं इथाइलिन डाइमाइन। जपनी तुम आजकल बड़ी मजाकिया हो गई हो, इतनी मजाकिया हो गई हो, इतनी मजाकिया हो गई हो। जोड़ोगी कैसे? कार्बन कैसे जोड़ दोगी? नाइट्रोजन का लोन पेयर ही जुड़ेगा, इथाइलिन डाइमाइन में C कैसे जोड़ दोगी तुम? कार्बन का लोन पे डोनेट तो लोन पे ही करना है? तुम हंसा हंसा के पागल बनाओगी मुझे ना। अरे नाइट्रोजन का लोन पे ही डोनेट होएगा, वो कार्बन कहां से अपना लोन पे डोनेट कर देगा? है ही नहीं उसके पास तो। ऑक्सलेट बना के बता देता हूं जपनीत को। ये लो जी, OOCC, लो जी OO। हाँ भाई, 10 अब O जोड़ोगी, ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखो, वो जुड़ गया, C नहीं जुड़ेगा कभी भी। क्लियर? तो इसीलिए जब आप लिगेंड के बारे में जानना शुरू करो तो समझ लो हाउ मेनी टाइप ऑफ द एटम्स आर डोनर। जब आपने सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लगा दिया, सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, तो साफ सी बात है डोनर सेम थे। जब आपने बोला AB अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट, तो डोनर अलग अलग थे। हे महान जनता, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? बहुत अच्छा। अब चलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तरफ। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तरफ जाओगे तो शेप पक्का ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। क्लियर? अब इसमें आप स्मार्ट तो बन ही चुके हो। यस और नो में जवाब दो, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल के चांस है? वेरी गुड। MA5B, जिस पापी आदमी ने यस बोला है मैं उसके पास आ रहा हूं। आयुष की आवाज लग रही थी मुझे ये, शाश्वत की थी, अरोड़ा साहब। चलो, तो हे पापी आदमी, ये देखो ए जितने भी लगे हुए हैं, बी कैसे अपोजिट होएगा, किसके होएगा, और एक किसके सिमेट्रिकल होएगा 90, और किसका? सब कुछ तो सेम ही चल रहा है जैसे पीछे था हमारे पास। मैं जितने भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, वो सारे के सारे ए सारे ऐसे ही रहेंगे। सुन, अब पता क्या किया शाश्वत पुत्र, हमने पता क्या किया, यहां से इसको गायब कर दिया। इसकी जगह ना हमने ए लगा दिया, और इसको हमने यहां से गायब कर दिया, यहां हमने बी लगा दिया। ठीक है, अभी सेम ही रहा स्ट्रक्चर। तो हर बारी क्या बना? स्क्वायर, मतलब ए के रेफरेंस में स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ए के रेफरेंस में बोल रहा हूं। तो जब ए ऑलवेज स्क्वायर पिरामिडल है, तो ज्योमेट्रिकली तो अपोजिट और सेम साइड है ही नहीं कहीं पर भी। ऑल स्ट्रक्चर्स आर सेम। कोई मुझे बोलेगा ये वाला स्ट्रक्चर कंपेयर करो इसके साथ, मैं बोलूंगा सेम ही तो शेप है, देखने का तरीका बदला है। राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, अपर व्यू, लोअर व्यू, देखने का तरीका बदला है सेम ही। यहां बी पिरामिड पे था, यहां भी तो बी पिरामिड पे है। इसीलिए इसके अंदर कोई भी चांस ज्योमेट्रिकल का लिटरली नहीं है, लेकिन
अब जिसपे आप मुझे यस बोलने वाले हो, ये एम ए, पहले क्या चल, MA5 था ना, MA4B2, हाँ पक्का हो जाएगा। ठीक है, ए यहां रख देना या बीबी रख देना, चॉइस तो हमारी है। बीबी 90 डिग्री पर है, इतना तो आप केमिकल बॉन्डिंग से समझते ही हो, क्लियर। और यहां जो बीबी है वो एक दूसरे के अपोजिट ऐसे रख दो, बी बी कुछ ऐसे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब सेम ही है। बीबी आप ऐसे रख दो, तो बीबी को 90 पर रखने भी ढेरों तरीके हैं हमारे पास, क्लियर। लेकिन जब वो 90 डिग्री पर गया बीबी, तो उसको हमने सिस बोल दिया विद रिस्पेक्ट टू बीबी। और जब ये एक दूसरे के 180 डिग्री पे चले गए, क्लियर, तो हमने उसको क्या बोल दिया है, ट्रांस। कुल मिलाकर क्वेश्चन ये नहीं है कि कितने बने, कुल मिलाकर क्वेश्चन ये है कि बना के नहीं बना। क्या MA4B2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहा है? तो आपका आंसर है यस। अब एक सुपरस्टार आ रहा है, रजनीकांत। लो भी, ये लो भी, रजनीकांत आ गया। इतना फेमस है, इतना फेमस है, इतना फेमस है, इतना फेमस है, क्लियर, MA3B3, क्योंकि इसके अंदर ना FAC MER टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। और इतना ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, इतना ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। ये नहीं पूछा सिस ट्रांस है कि नहीं है। आउट ऑफ द फोर विच मॉलिक्यूल कैन शो द FAC, फेस बोल देना, फेशियल से बनेगा, फेस मेरिडियोनल, फेस मर आइसोमेरिज्म, क्लियर। इसमें पता है क्या किया हमने, ए ए ए बी बी बी, 3 ए के सामने 3 बी। जैसे मान लो तुम सामने बैठे हो मेरे, मैं यहां बैठा हूं, ये आमने सामने जो बैठे हैं ना, इसको बोलते हैं फेशियल आइसोमेरिज्म, मतलब फेशियल कॉन्फ़िगरेशन। और इसको बोलते हैं मेरिडियोनल, मेरिडियन, मेरिडियन वर्ड सीखा ना, मेरिडियन, क्लियर। यहां ए यहां पर है और बी जस्ट अपोजिट पड़े हुए हैं, इसको बोल दिया फेस पर आइसोमेरिज्म। तो इसलिए बोल रहा हूं ये रजनीकांत है, सुपरस्टार है। इसको अलग से हाईलाइट करके लिख लो, क्योंकि पेपर का क्वेश्चन बनता है। फिर आप क्वेश्चन का डेकोरम समझो, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आइसोमेरिज्म है या नहीं, तो हमें बताना है फॉर्मूले में आउट ऑफ द फोर विच कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, MA6 नो, MA5 नो, MA5B नो, MA4B2 यस, MA3B3 यस। इसके नीचे तो बनने बंद हो जाएंगे। सोचो ना, A3 को मैं A2 कर दूंगा और B4 तो वो इसके जैसे ही हो जाएगा ना। मान लो मैं MA को 2 कर दूं और B को 4 कर दूं, इसके जैसे ही हो जाएगा ना। और फिर मैं M को A कर दूं, B को 5 कर दूं, तो पिछले जैसा हो जाएगा। और फिर मैं MB6 कर दूं तो MA6 जैसे ही हो जाएगा। तो हमें तो यही क्लोज करना पड़ेगा ना मैटर, क्लियर। तो अब जो मेरिडियन पुट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, एक के सामने ए रख दिया, क्लियर है। बाकी यहां ए लिख दिया, यहां बी लिख दिया है। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली समझ पाए तो मैंने क्या करना है, इस मॉलिक्यूल के 2 टुकड़े करने हैं। अगर आपने कभी गलती से जियोग्राफी पढ़ी हो, ऐसे 2 टुकड़े कर दिए मेरिडियन, AM PM वाले, है ना। तो हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल का ये एक्सिस पर 2 टुकड़े कर दिए, ए बी। तो इसको हमने कौन सा फॉर्म बोल रखा है, इट इज मेरिडियन फॉर्म, मेरिडियन। इसलिए इसको क्या बोल दिया, मर आइसोमर। इसको क्या बोल दिया, FAC आइसोमर, फेशियल एंड मेरिडियन, मेरिडियन। तो MA3B3 में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है जिसको बोलते हैं फेशियल मेरिडियनल आइसोमेरिज्म। किसी भी टाइप का कोई भी लड़ाई झगड़ा मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, अगर आप करना चाहो तो। हाँ, तो वो मैटर था ही नहीं ना, सिस ट्रांस का मैटर तो जो सिस बनेगा उसको सिस बना देना, जो ट्रांस बनेगा उसको ट्रांस। सबको वैसे पता चल ही रहा होगा। मैंने ऐसी की बात तो बोली नहीं जिसपे आयुष को कंफ्यूजन आया कि मैंने उसको ट्रांस बोल दिया। तुम सिस बोल रहे हो, सिस बोल दिया, ठीक है, एग्रीड, तुम्हारी बात को 100% सल्यूट है, पक्का। अब मैंने एक बच्चे की आवाज आई थी, इसको वापस बताना, MA3B3 के अंदर सिस सिस ट्रांस जो बनने हैं वो तो बनने हैं, उसको तो कोई रोक नहीं सकता ना। ये विद रिस्पेक्ट टू ए क्या फॉर्म बन गई है, ट्रांस। विद बीबी क्या फॉर्म बन गई है, ट्रांस। तो ओवरऑल
पहले के कंपैरिजन में दूसरे वाले को क्या बोल देंगे, ट्रांस। वो लड़ाई झगड़ा तो खत्म ही हो गया ना, सिस ट्रांस के आगे बात चल पड़ी। अपडेटेड वर्जन आ गया कि आइसोमेरिज में सिस ट्रांस पहचानने आपको आ गए 90 180 90 180। ठीक है, अच्छी बात है, आगे अच्छी बात है, और कोई इतना डिफिकल्ट टास्क भी नहीं था कि ना आए, आ गया। अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा और अपडेटेड वर्जन बताता हूं कि MA3B3 के अंदर हम एक नई चीज बोल रहे हैं कि जब 3A 3B के आमने सामने, मान लो दो बंदे आमने सामने बैठ के किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे, फेस टू फेस, उसको बोलते हैं फेशियल आइसोमेरिज्म। 3A 3B के आमने सामने, क्लियर। फिर मैंने AB एक्सिस पर, AB एक्सिस, ये वाला AB एक्सिस, जैसे ये लाइन काट दी ना यहाँ पर, अर्थ को दो हिस्सों में, ऊपरी गोला निचली गोला, हाफ हाफ, NT AM PM, वैसे ही मैंने इस मोलिक्यूल को दो टुकड़ों में, एक तरफ AB दूसरी तरफ AB, तो इसको मेरिडियन लाइन बोल दी, उस पूरे आइसोमर को बोल दिया मेरिडियन। सिस ट्रांस का तो कोई कंसर्न था ही नहीं ना, वो तो जो है वो है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। बात थी इसके अंदर फेशियल मेरिडियन आइसोमर कैसे बन रहे हैं, पहला वाला फेशियल है, दूसरा वाला मेरिडियन है। जिस बच्चे की आवाज आई थी वो क्लियर कर गया है। चलो, अब इसके नीचे मैं सारी की सारी पॉसिबिलिटीज नेग्लिजिबल कर दूंगा, क्लियर है। अब मैं चलूंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। वही कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर दिया, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो टाइप की ज्योमेट्री जैसे जानते हैं, एक स्क्वायर प्लेनर, दूसरी टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब जो स्क्वायर प्लेनर है, जिसका नाम ही प्लेनर है, प्लेनर है, उसके तो किसी ना किसी एक्सिस पर तो इक्वल हाफ हो ही जाएंगे, और जहां भी कभी तो इक्वल हाफ हो जाए, मोलिक्यूल बन जाएगा सिमेट्रिकल। और गलती से भी, गलती से भी इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, गलती से भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। बच्चे, अगर आपने गलती से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर हाथ अजमाया हुआ है, क्लियर, तो वहां एक लाइन लिखी, ध्यान से सुन लेना। अगर किसी मॉलिक्यूल के दो इक्वल हाफ हो जाए, जिसको बोलते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसको भी टच नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। वो तो एक्चुअल में ना इतना खतरनाक टॉपिक है, अगर बोलने शुरू हो गए तो कोऑर्डिनेशन साइड में हो जाएगी, वो फ्रंट पे आ जाएगा। बोलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे उसके बारे में, जब उसका नंबर आएगा तब बोलेंगे 2-3 दिन। सुनो, अगर किसी मॉलिक्यूल के तो इक्वल हाफ हो सकते हो सकते हो, उसमें सिमेट्री है, और सिमेट्री है तो भाई साहब ऑप्टिकली आइसोमर हो ही नहीं सकते। ऑप्टिकल आइसोमर पता क्या होता है? ऑप्टिकल, किसी कंपाउंड में से लाइट निकली, प्लेन पोलराइज लाइट, रोटेट की कि नहीं की, तो मैं क्या कह रहा हूं, स्क्वायर प्लेनर में कुछ भी लगाओ, ABCD चारों के चारों अलग अलग लगे, लेकिन मैं इस मॉलिक्यूल को किसी ना किसी प्लेन में ऐसे करके, ऐसे करके, क्लियर, किसी ना किसी प्लेन में, किसी ना किसी एक्सिस पे इसके अंदर सिमेट्री आई जानी है। और जैसे ही किसी के अंदर सिमेट्री आ गई, जैसे किसी के अंदर सिमेट्री आ गई, जैसे किसी के अंदर सिमेट्री आ गई, मॉलिक्यूल टोटली ऑप्टिकली क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक। हाँ, टेट्राहेड्रल में चांस है, बिल्कुल है, 100% है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स के अंदर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की चांस है। और अगर आपने कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे हाथ अजमाया हो, तो आपको टीचर ने शुरुआत यहीं से की थी। व्हाट इज द कारेल कार्बन? व्हेन द कार्बन इज बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है ना, तो अभी इसकी डेप्थ नहीं पकड़ेंगे, बस इतना जानेंगे, टेट्राहेड्रल के अंदर, टेट्राहेड्रल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल में ऑप्टिकल के चांसेस बने हुए हैं। और हमारा प्राइमरी क्वेश्चन फिलहाल यही है, क्या किसी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है? तो हमारा आंसर है हाँ, हो सकती है। लो जी, अब आ गया हमारी सुपर ट्रिक का टाइम। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहचाननी, ऑप्टिकल, बिना स्ट्रक्चर बनाए मैं आपको कुछ कंक्लूसिव आइडियाज दूंगा। टोटल मुझे 10 मिनट चाहिए होंगे पूरी क्लास। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके 20 नंबर पेज पे चलते हैं। ये मैंने वो 12वीं वाली नोट्स उठा रखे हैं, इसके 20 नंबर पेज पे टेबल पड़ी हुई है, जो मैंने जेडी ली बुक से उठा रखी है। जेडी ली बुक है आपके पास, इनऑर्गेनिक की बेस्ट बुक।
क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा द बाइबल ऑफ इनऑर्गेनिक, फिर शाश्वत गुस्सा हो जाएगा। तेरा नाम तो वैसे लेता हूं तो वो छेड़ता हूं ताकि कुछ बोले तू ना। आज तेरे पे ध्यान दूंगा मैं। देखो तेरे को छेड़ने में मजा बढ़ाता है ना, सुनना। हाँ चलो अच्छी बात है। यहां से शुरू, चलो ये कंक्लूजन यहाँ लिख ही रखा था मैंने, लेकिन मैं अभी कंक्लूजन पहले नहीं समझाऊंगा आपको, पहले मैं लेके चलूंगा इसके अंदर आपको टेबल पे। बच्चे ध्यान से सुनना, कुछ आइडियाज दे रहा हूं, लिसन केयरफुली। इसका स्क्रीनशॉट ही लेना और लिख पाओ साथ साथ में लिख लेना। 10 मिनट हमारे अब शुरू हो रहे हैं, 15 मिनट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैच टू बैच चीजें वेरी कर सकती हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सुनो, ऑप्टिकल पे कमांड बन जाएगी, इतनी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको ना। सुनो, जब भी कभी मुझे MA6 मिलेगा, ठीक है, MA6 मिलेगा, MA6, ये रब भी नहीं हो रहा ना, ये हो रहा है, वेरी गुड, तो कर देते हैं। MA6 कभी भी मिलेगा तो इसके अंदर ऑप्टिकल एनेंशियोमर समझते हो क्या? मैंने बता रहा एनेंशियोमर मिरर इमेज है ना, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अगर मैं अपने हाथ को मिरर में देखूं तो ऐसे दिखेगा, और ये इसी फॉर्म में उठाकर इसके ऊपर इंपोज करना है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं एनेंशियोमर। आपको एनेंशियोमर का मतलब मिरर इमेज नहीं बोलना, आपको बोलना नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो मेरा कहना सीखो, जब मैं MA6 बनाकर आया, कहीं ना कहीं इसके दो बराबर टुकड़े किसी ना किसी एक्सिस पे हो ही जाने, इसमें बराबर टुकड़े, और जहां भी दो बराबर टुकड़े हो गए, इक्वल हाफ हो गए, समझो सिमेट्री आ गई, और सिमेट्री आ गई मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट मीन ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव, जब PPL निकलेगी भाई साहब रोटेट नहीं करवाएगा उसको। प्लेन पोलराइज लाइट जब कंपाउंड से पास होगी, कंपाउंड उसको रोटेट नहीं कराएगा। चलिए अब हमारी काम की बात शुरू हो रही है। जब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेके चलता हूं, तो जब तक मेरे पास फोर्थ डिफरेंट लीगेंड नहीं आता, जब तक मेरे पास फोर्थ डिफरेंट लीगेंड नहीं आता, बच्चे सुनना, किसी भी फॉर्मूले को देखकर ऐसे रिजेक्शन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, इमीडिएटली आंसर, ध्यान से सुनना। जब तक फोर्थ डिफरेंट लीगेंड नहीं आता, जब तक फोर्थ डिफरेंट लीगेंड नहीं आता, तब तक ऑप्टिकल के चांसेस जीरो है, ऑप्टिकल के चांसेस जीरो है। क्लियर? सिर्फ एक फॉर्मूले को छोड़कर Ma2B2C2, Ma2B2C2, बस। मान लो पेपर वाले में लिखा हुआ है कोबाल्ट के अराउंड 6 अमोनिया, बोले यार इसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर है? आपने कहा इसमें ऑप्टिकल आइसोमरीज भी नहीं है। बजाय इसके हम स्ट्रक्चर बनाए, फिर सामने मिरर बनाए, फिर उसका एक स्ट्रक्चर बनाए, सुपर इंपोज करें, नीड ही नहीं है। कौन उलझेगा 3D के अंदर यार? 3D से छुटकारा पाने का 10 मिनट का एक सिंपल राउंड है, कहोगे तो 15 मिनट निकाल दूंगा मैं, बट सीखना गारंटीड कि आपको समझ में आना चाहिए। जब तक मेरे पास फोर्थ डिफरेंट लीगेंड नहीं आता इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जब तक मेरे पास फोर्थ डिफरेंट लीगेंड नहीं आता इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तब तक ऑप्टिकल के चांसेस मेरे पास जीरो रहेंगे। इसलिए फोर्थ डिफरेंट लीगेंड का आना मस्ट है। क्लियर? तो आपको क्या समझ में आती है बात? मिनिमम 4 डिफरेंट लीगेंड्स आर रिक्वायर्ड टू शो द, मिनिमम 4 different ligands are required to show the optical isomerism. Minimum 4 different ligands are required, और उसके पीछे आप बोल सकते हो सर ऐसा क्यों भाई? तब तक सिमेट्री ही बनी रहेगी। मिनिमम 4 different ligands are required to show the optical isomerism इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर? एक एग्जांपल एक्सेप्शनल है, Ma2B2C2, एक एक्सेप्शनल है, बस एक एक्सेप्शनल है। तो इसके लिए मैंने तैयारी की है। देखो, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 व्हेन 4 डिफरेंट लिगेंड्स आर प्रेजेंट, देन ही क्या होगा? ऑप्टिकल आइसोमर। मैं जानबूझ के इस पे लेके नहीं आया था आपको, ये मैंने 11वीं वालों को 12वीं वालों को सारी समरी बनवा दी थी। क्लियर? एक्सेप्ट Ma2B2C2, सिर्फ Ma2B2C2 को छोड़कर मेरे को, मैंने इसको शायद अब तक 7-8 बार तो बोल दिया होगा, लाइन को आपके दिमाग में भी एंटर कर गया होगा। क्लियर? Ma6 नो चांस, Ma5
नो चांस, Ma4B2 नो चांस, Ma4BC नो चांस, Ma3B3 नो चांस, Ma3B2C, जब तक पांच चौथा डिफरेंट आ जाए, नो 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 का टैग मारते जाओ। ये लो जी चौथा आ गया, इमीडिएटली एनिंशियोमर बन गया। ये लो जी Ma2B2 एक्सेप्शन वाला, इसका ऑप्टिकल बन गया। A2B2 चार डिफरेंट हो गए, बन गया। पांच डिफरेंट हो गए, बन गया। छह डिफरेंट हो गए, बन गया। क्यों भाई? इतने तो कोई बुक देती नहीं बच्चे। मैं तो कह रहा हूँ हाई फाई बुक पढ़ लो सिर्फ इस जेडीली को छोड़कर, तो समझ में आ जाएगी बात। इतने स्ट्रक्चर तो कोई बुक देती नहीं भी, तो ये देखो ना आगे। और इसका भी एक समरी बनाऊंगा, पहले इस पे हाँ भरो कि जब तक मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मोनोडेंटेड आ रखे हो, पांचवा सॉरी फोर्थ डिफरेंट लिगेंड जब तक नहीं आता, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, तब तक मुझे ऑप्टिकल के चांसेस नहीं दिखते, सिर्फ Ma2B2C2 को छोड़कर। और ये कंक्लूजन मैंने यहां भी लिख दिया था, चाहे तो बाद में फाइनली इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जितना हम पढ़ेंगे इस पेज के अंदर सारा कंक्लूजन है। हाँ, हाँ, ये तो बात का प्रॉब्लम है ना। अभी फिलहाल इसको इससे निपटते हैं कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे। पहले लड़ाई पता कौन सी लड़ रहे हैं, अभी तक तो यही नहीं पता चलता था कि बनेगा कि नहीं बनेगा। पहला प्रॉब्लम तो इससे फेस करके लड़ाई खत्म करते हैं ना, कितने बनेंगे बात का प्रॉब्लम, कितने बनेंगे बात का प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम क्या है? वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, कल परसों में ना किसी का एक सिंपली ना अपनी पीठी खुद थपथपा रहा बंदा, कह रहा जी ये मैंने इन्वेंशन किया है, मैंने इन्वेंशन किया है। अरे मैंने कहा कोई इन्वेंशन नहीं किया है, अंग्रेजों ने ना बुक्स में लिखकर दे दिया है, मिथेन क्लियर, ब्यूटेन हेक्सेन हेप्टेन, एमी ना अपनी पीठ खुद ही थपथपाते रहो। ये मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन हेक्से, ये मेरे पास पेंटेन बन गया, ये हेक्सेन बन गया, ये हेप्टेन बन गया, ये ऑक्टेन बन गया। क्लियर, आगे जाके नोनिन डिके, 111, 235, 918, 35, 75, ये एल्केन्स है, बनाने की रीति। और लास्ट मुझे ध्यान आ रहा है आईआईटी में क्वेश्चन आया था पुराने टाइम पे, ये वाला बस, इससे ऊपर आज तक नहीं पूछा। क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन डालेगा वो ये लॉजिक अपने दिमाग में रखकर डालेगा, बच्चा पेपर में बनाएगा बैठकर। पीएमटी में इससे ऊपर नहीं पूछेगा। पीएमटी में टाइम ही 1 मिनट हाईएस्ट, 180 क्वेश्चन 180 मिनट, उतने भी मिलते नहीं कभी भी। क्लियर। और 716 का पीएमटी में क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं ओपन चैलेंज करके बोलता हूं। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता है बच्चे को एफर्ट, ये सब कोई थोड़ी सिखाएंगे। चलो ये तो मैंने रट्टा मार लिया 111, 235, 9, और जितने बच्चे मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं सबने रट्टा मार लिया एल्केन चैप्टर हाइड्रोकार्बन में आकर 111, 235, 9, 18, 35, 75, ये एल्केन्स बन रहे हैं जैसे ये पेंटेन। वही मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब किसी आइसोमर का नंबर 4, 5, 3 क्रॉस मारना शुरू कर देना, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को श्रद्धांजलि दे दो, बस बात खत्म, कि तुम मेरे काम का क्वेश्चन नहीं है, पेपर में तो नहीं आना कभी भी। तो मैं शायद हरमन से बात हो रही थी मेरी अभी ना, हाँ, तो हरमन मेरी बात को तुम एग्जैक्टली पकड़ पा रही हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, तो कितने बनेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आ रहा है और जिसका आंसर 4, 5, 6, 7, 8 है, तो उसको ना आराम से हाथ जोड़ दो, तुम्हारे काम का क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि इतना टाइम मेरे पास एग्जाम में नहीं होता है, और मैं कितने रट्टे मार के जाऊंगा, समझ पा रहे हो? तो सबसे प्राइमरी क्वेश्चन जिससे लड़ाई करवानी है आपकी, क्या आइसोमेरिज में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो। ना ना, आइसोमर लिखे थे आयुष, तू मेरे को मुक्का मार रहा है, सिर्फ आइसोमर लिखे थे, ऑप्टिकल 75 कहां से बन जाएंगे? ना ना, ओनली आइसोमर लिखे थे, 111, 235, 918, 35, 75। क्लियर है? 111 मिथेन, एक है इथेन, एक है प्रोपेन, एक है ब्यूटेन, दो है पेंटेन, तीन है हेक्सेन, पांच है, ऐसे याद कर सकते हो। और पूरे 10 डिजिट है, पूरा मोबाइल नंबर बनता है 111 के बाद। बोलो ना 2, 3, 5, 9, 18, 35, 75, एक दूसरे के मोबाइल नंबर तो आपको याद हो जाते हैं। और बोलो ना एल्केन, तो मेरे पास ही आते हैं, सर याद नहीं हो रहे, याद नहीं हो रहे। मैंने कहा यार क्या बहाने लगा रहे हो, तुम चाहते ही नहीं हो याद करना, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है चीज में। मोबाइल नंबर याद है 10 लोगों के, वो पुराने को मिला, हाँ हाँ अभी मिला देते हैं सर, अपना खुद का याद नहीं है। तो इसलिए ना बहानेबाजी नहीं करनी है, चीज में इंटरेस्ट दिखाना है, तो समझ में आ जाएगी बात। तो यहां के बाद अगर आप परमिट करो तो मैं आगे बढ़ू। वैसे हरमन तुम्हारी बात का एक बड़ा प्यारा सा जवाब आ रहा है, देखो ऑप्टिकल तो सारे 0, 0, 0, 0 जा रहे थे, ये 1, 1 हो गया, ये
2615 हो गया। बस ये याद करना है 2615, बाकी तो सारे 000 ही है, क्योंकि जब मेरे पास फोर्थ डिफरेंट लिगेंड आया तो एक, जैसे मेरे पास A2B2C2 एक, उसके बाद जब भी मेरे पास A2B2 मतलब जहां तक शो कर रहे हैं ये ऑल पॉसिबिलिटीज है, तो 2615 आंसर आ गया सीधा। ये ना पॉसिबल नंबर ऑफ एनिंशियोमर्स 15, 15 सिस होंगे, 15 ट्रांस होंगे, उसमें से ट्रांस वाले हाथ जोड़ देंगे, कहते हमें हमें नहीं चांस है किसके, ऑप्टिकल के। सिस वाले कह देंगे हाँ जी हम बना लेंगे, बताऊंगा अभी, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लो जी, ये मैंने यहां से रब किया, ठीक है। अब मैं डाइडेंटेड लीगेंड लेकर आ गया, और आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, मिनिमम 2 डाइडेंटेड लीगेंड जहां भी हो, वैसे तो जब भी डाइडेंटेड है ना तो ऑलवेज यस है, यस 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 यस, जहां जहां नहीं है AA4 और AA3B, और अगर थोड़ा समझो तो कहीं ना कहीं इसके फॉर्मूले के बराबर कलेक्टिव लिख रहा हूं, इसकी टक्कर हो रही है। देखो MAA4 मतलब MA6 के बराबर हो गया, MAA3B MA5B हो गया। वापिस सुन लो, हमें देखना है जब भी डाइडेंटेड लीगेंड आया, चाहे एक ही आया, ऑप्टिकल के चांसेस ऑलवेज क्या आने लग गए, यस यस यस। मतलब मेरे पहले क्वेश्चन से लड़ाई तुम्हारी भी सेम होनी चाहिए, ऑप्टिकल के चांस कहां कहां है, जब मोनोडेंटेड लीगेंड है। फोर्थ जब तक डिफरेंट नहीं आता तब तक चांस नहीं है, Ma2B2C2 10वीं बार बोल दिया होगा। डाइडेंटेड लीगेंड अगर एक भी आ गया तो वहीं से ऑप्टिकल के चांस हो गए, एक्सेप्ट वाले निकालने पर शुरू करो। अब याद करो, एक बात बताई थी आपको, मेरा चैप्टर कोई भी रहा हो तो मैंने हमेशा एक रूल बताया आपको, कम वाले याद कर लो, ज्यादा वाले छोड़ दो। याद करो, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन हीट वर्क हीट वर्क हीट वर्क, बाकी सारे स्टेट फंक्शन। तो पेपर में क्वेश्चन आया फंसा नहीं, मैंने कहा जी कौन शो कर रहा है डाइडेंटेड में, आपने कहा कौन शो कर रहा है, गोली मारो, कौन शो नहीं कर रहा है ये याद करो, कौन शो नहीं कर रहा, कौन शो नहीं कर रहा, AA A4 AA A3B, बस इसको याद करो, बाकी सारे के सारे शो कर रहे हैं, कहानी खत्म। इसलिए बोल रहा हूं ना, डाइडेंटेड 3, डाइडेंटेड 2, डाइडेंटेड 2, डाइडेंटेड 1, डाइडेंटेड 1, डाइडेंटेड 1, तो डाइडेंटेड 1 भी अगर है विद डिफरेंट टाइप ऑफ द लिगेंड्स, तो पक्का उसमें ऑप्टिकल के चांसेस बच जाएंगे, एक्सेप्ट दीज टू। अब किसी को शो करवाना हो तो वो भी मैंने प्रबंध किया हुआ है। पहले मैं अनसिमेट्रिकल पे आ जाऊं, जब नहीं अनसिमेट्रिकल समझ गए बच्चे, AB मतलब तुम्हारा ग्लाइसिन है और AA तुम्हारा ऑक्सिलेट है, AA तुम्हारा ऑक्सिलेट है, AA तुम्हारे पास DMG भी हो सकता है, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिमेटो, क्लियर है, जबकि तुम्हारा AB ग्लाइसिनेटो है, ठीक है। लो जी, वही ज्यादा वाले देखो, सिर्फ एक फॉर्मूले को छोड़कर बाकी सारे शो कर रहे हैं, तो आपको डाइडेंटेड में 3 ही तो फॉर्मूले याद करने हैं, AA A4 AA A3B, और तो कुछ याद ही नहीं करना। हे महान जनता, वो जो है ना, जो तुम्हारा लीगेंड है ना, उसमें कायरल सेंटर नहीं है, तो पंगा डबल डबल हो जाएगा, फिर एक और टेबल बन जाएगी। जो लीगेंड है ना उसमें भी अगर कायरल सेंटर हो गया तो उसने तो जबरदस्त कॉम्प्लेक्स बना देना है थ्योरी को। वो मतलब ये भी तुम्हारे लेवल का नहीं जो मैं करवा रहा हूं हिसाब से, तो क्लियर ना। फिर भी मैंने करवा दिया ताकि हमारा कवरेज, नीट क्या चाहे हम जेई के एग्जाम में बैठ जाए, मैथ्स नहीं आएगी, बाकी हम डन कर देंगे। जेडीली से उठाया ना तो मान के चलो कि नीट लेवल तो है नहीं, अब पर ही उठा लिया, जेई अगर जेडीली की बुक्स में उठा लिया तो कुछ ना कुछ। तो MAA A4 है, MAA A3B है, क्लियर है। और इधर अगर आपके पास MAB A4 है, बस। अब मैं पीछे समरी पे चलता हूं, जो टेबल की नीड भी नहीं होगी तुम लोग। व्हेन डाइडेंटेड लिगेंड्स आर ग्रेटर देन 1 तो ऑप्टिकल ऑलवेज है, ठीक है। 3 को छोड़कर, और मैंने बारी वालों को बोल दिया बस इसके अंदर रहो, गारंटी लेना की तैयार हूं कि आप कभी ऑप्टिकल में कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और सिस और ट्रांस में से ट्रांस सिमेट्रिकल होता है, उसके अंदर ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होगी, और सिमेट्रिकल मतलब यूं समझना कि जो शो कर रहा है उसका सिस
मान लो तुमने एक फॉर्मूला देखा, आपने कहा सर ये ना ज्योमेट्रिकल शो, सॉरी ऑप्टिकल शो कर रहा है, मैंने कहा ऑप्टिकल वही करेगा जो सिस फॉर्म हो, ट्रांसफॉर्म शो नहीं करेगा। अब मान लो किसी ने क्या लिख दिया कि आपके पास एक कंपाउंड है M A2B2C2, सुनना M A2B2C2, M A2B2, आपने कहा M A2B2, सर ने बताया था कि A2B2C2 एक्सेप्शनल वाला है, उसके अंदर ऑप्टिकल होगी, सारे ऑप्टिकल शो करेंगे। मान लो ये ट्रू फॉल्स दे दिया, आपने कहा सारे नहीं, M A2B2C2 के सिस वाले शो करेंगे, ट्रांस वाले शो नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांस का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल मतलब दो इक्वल पार्ट हो जानी है। तो किसी एक बच्चे ने वही डिमांड कर दी मेरे से, कहते सर आप ना थोड़ा सा मेरे को ना, वही चलता हूं आगे, यह जगह बना लेते हैं, कहते सर आप मुझे ना MAA होल थ्राइस, कोई +3 - 3 कुछ भी लिखा हो मैटर नहीं कर रहा, इसमें मुझे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करके बताओ। तो मैंने कहा लो भाई सुनो, ये AA हो गया, AA का मतलब इथाइलिन डाइमाइन भी हो सकता है, ऑक्सिलेट भी हो सकता है, और DMG भी हो सकता है, ठीक है। इसके सामने मिरर लगाया, मैं इन्हीं चक्करों से बचाने के चक्कर में तो आपको टेबल के एक समरी बना रहा हूं, और इन्हीं चक्करों में फिर आके फंस गए। मैंने ये बात बोली थी 12वीं क्लास में, आपको नहीं बोल रहा, मैंने कहा इन चक्करों से छुटकारा दिलाना था आपको। लो जी, लो जी, लो जी, अब इस स्ट्रक्चर को ऐसे कैसे यहां से उठाओ, ऐसे कैसे, और इसको स्ट्रक्चर को उठाकर ऐसे कैसे इस पर सुपर इंपोज करो। तो शायद बच्चे समझ गए कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजिबल नहीं है। ऐसे उठाना है और ऐसे रख देना इसके ऊपर, तो ये इस साइड रह जाएगा, हो रहे ना। हाँ ये बात हुई मजेदार, अरे हो तो रहे हैं। आयुष ने आयुष ने दिल की बात बोल दी है, कहता सर आपने स्ट्रक्चर ही गलत बनाया, बस यही ऑब्जर्वेशन चाहिए था, मुझे लगा नींद में हो आप लोग। अरे भाई, इसका जो मिरर इमेज बनेगा, हाँ एग्जैक्टली exactly, सिर्फ आयुष ने ध्यान दिया है। आयुष थैंक यू, जानबूझ के बनाया था। मुझे लगा कौन बोल रहा है, ध्यान दिया था, वेरी गुड। ये बना एक्चुअली इसका मिरर इमेज, ये सुपर इंपोसिबल नहीं है, मिरर में उधर चला जाएगा ना ऐसे, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोसिबल। नहीं नहीं, ये एक्चुअल में मिरर बनाया, ये बड़ा सुंदर सा एक मिरर है, जिसमें हम अपनी शक्लें देखते हैं, मिरर, ठीक है। अब तो क्लियर होगी ना बात बच्चे कि ये इसमें सुपर इम्पोज नहीं होएगा। तो मैं फिर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को इस, बस इस पेज के अलावा कहीं नहीं जाना। जब भी कोई बोले ऑप्टिकल पढ़ना, आपने कहा ऑप्टिकल पढ़ा गया भाई, इस इतने पेज का रिवीजन करूंगा मैं, टेबल को मारो गोली, इस पेज का रिवीजन करूंगा मैं। अगर आप चाहो तो मैं इस पेज का रिवीजन वापस कर सकता हूं। बोलो जी। ठीक है ना, ऑप्टिकल से आपका लाइफ टाइम का पीछा छूट जाएगा अगर नहीं इसको पढ़ लिया। और एक हरमन का क्वेश्चन था, हरमन बच्चे बस इसको अगर आप चेक करना चाहते हो 2615, बाकी तो सब 0 0 हुई रहे पीछे। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पेपर में क्वेश्चन आता है, तुम उस क्वेश्चन को ब्लैंक मार देना, और मेरी तरफ से गारंटी ले लेना कि कभी भी उस क्वेश्चन को पेपर में तो डलना है ही नहीं। अरे सोचो ना यार, मेरी बात सुनो, हरमन बात सुनो या सारे बच्चे बात सुनो, पेपर में MABCDEF दे दिया, तो क्या ये प्रैक्टिकल बात है कि जो 15 लाख बच्चे बैठेंगे उनको सबको पता हो कि 15 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इंटू सिस एंड ट्रांस 30 बन रहे हैं टोटल, क्योंकि तो बना के देखने पड़ेंगे। और पेपर में बैठकर ये 30 बनाने लग गए तो 30 मिनट तो गए, इसीलिए ना ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। हाँ, इन्होंने लिख कर दिया है, अगर तुम चाहती हो तो इसके लिए क्या कर सकती हो, टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, और उसको आसान करना है तो नीचे वाले 265 कर लो बस। ऊपर तो 0 0 ही चल रहा है। लो जी, कौन सा बेटा, ये वाला, ये वो सिम पेज। ओके ओके, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक
हम्म। ओए, जपनीत बताएगी, जपनीत बताना इसको आंसर आयुष को। हम्म। नहीं नहीं, ओए जपनीत, तुम ना मुक्का खाओगी मेरे से। ग्लाइसिनेटो। डीएमजी में तो दोनों नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। कोई बात नहीं बच्चे। ये है जपनीत, ये ना ग्लाइसिनेट है। मेरी गलती, ग्लाइओक्सीमेट है। ठीक है, ग्लाइओक्साइम है ये एच हटाओगी तो ग्लाइओक्सीमेट बन के ग्लाइओक्सीमेटो बन जाएगा। ये सिमेट्रिकल है। लो भी मैं अपने पेज पर आता हूं। खाली जगह। हाँ हाँ, तभी तो उधर ज्योमेट्रिकल में सिस्ट्रांस है ना। 30 लिखे ना ज्योमेट्रिकल, 30। चलो मैं नए पेज पे। लो जी, टाइम कितना लगा? 25 मिनट लग गए, पता है। धज्जियां उड़ गई हमारे 10 मिनट की। कोई बात नहीं, सीख गए तो अच्छी बात है। लो जी, अब इस चैप्टर का हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो रहा है जिसको बोलते हो बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। नंबर 1, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर वर्नर साहब, वर्नर्स थीम। और कल जो जो बच्चे हम थे, मिले थे ना 15-20 मिनट के लिए कल, हम मिले थे। क्लियर? इन भाई साहब ने एक बोला प्राइमरी वैलेंसी, एक इन भाई साहब ने बोला सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब कल मैं आपको बता तो गया था, लेकिन जो भी थे सभी लोग सुन लो, क्योंकि बाकी सब तो बहुत ज्यादा होशियार है। और जो 15-17 लोग थे वो बेचारों को चाहता जाता नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर, और ये मेरे पास है। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने अब सभी को बता दिया, जो सुनने में इंटरेस्टेड हो और जो सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, सभी को बता दिया। ठीक है जी। तो प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बच्चे। अब मैं इसको श्योर की एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। सीओ बच्चे हो गया, H2O होल 6 हो गया, और Cl3 हो गया। थोड़ी देर में इसको बदलूंगा फिर लिखूंगा। अभी फिलहाल मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की मूड में हूं। ठीक है, वैसे तो आप सब बच्चों को पता चल गया इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या है। हाँ, +3, परफेक्ट। और इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है। और प्राइमरी वैलेंसी ना बच्चे, इसको हम डोटेड लाइन से दिखाते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। वापस बोल रहा हूं, लिख ही देता हूं। प्राइमरी वैलेंसी शोन बाय द डोटेड लाइन इन द स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी वैलेंसी शोन बाय द बोल्ड लाइन इन द स्ट्रक्चर। तब की बातें हैं, अब तो इन बातों को इंपॉर्टेंस नहीं है, बस हिस्ट्री है। इक्का दुक्का क्वेश्चन आ गया, सोल्व कर देना। सीओ हो गया, डन हो गया। ये मेरे पास वोटर 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 सीएल सिर्फ और सिर्फ, हाँ, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। सीएल सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। और पानी जो वोटर है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। और ऐसे ही मैंने मान लो COH2O होल 5 सीएल करके Cl2 लिख दिया, तो सारी महान जनता बात को समझ पा रही होगी। वोटर 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 मॉलिक्यूल वोटर मॉलिक्यूल वोटर मॉलिक्यूल Cl।
तो सीएल दो वैलेंसीज को, अकेला ये वाला सीएल दो प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तभी मैंने एक बोल्ड लाइन लिख दी है, एक डॉटेड लाइन लिख दी है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, +3 आपके पास है। बाकी आप जानते हो जहां मन करे वहां सीएल को लिख दो, क्योंकि वो किसको सेटिस्फाई कर रही है, सेकेंडरी वैलेंसी को। बाहर वाले सीएल सेकेंडरी वैलेंसी ओनली, मेरी गलती, प्राइमरी वैलेंसी ओनली, मेरी गलती, प्राइमरी वैलेंसी ओनली, और सीएल अंदर वाला प्राइमरी भी और सेकेंडरी सेटिस्फाई कर रहा है। ये नहीं कह रहा कि कितनी प्राइमरी, प्राइमरी तो 5 ही है, 3 ही है, लेकिन सेटिस्फाई सीएल 2 को कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को भी और प्राइमरी वैलेंसी को। आप +1 -1 बच्चे इंटरनल जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना है ना अंदर वाले सीएल ने पुत्र, सेटिस्फाई कर रहा है प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। प्राइमरी तो कर ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। सेकेंडरी को कैसे कर रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ये बॉन्डिंग का पहला आइडिया दिया था वर्नर साहब ने, इसीलिए वर्नर को बोलते हैं फादर ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। भाई साहब को समझ कुछ नहीं आया था, ये जो आया था ये सामने लिखा हुआ है। तभी इन्होंने सारे के सारे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को पता क्या बोल दिया था, कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस मतलब समझ नहीं आ रही। लो जी, अगर आप कहें तो मैं आगे बढ़ू। चलो नंबर 2, EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, EAN रूल। कोशिश तो इन भाई साहब ने यही की थी कि मैं स्टेबिलिटी समझाऊं, फेल ये भी हो गए थे, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन है इसके ना, इसलिए आपको बताना पड़ता है व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। सुनो जी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, यहां जेड ऑफ CMI लिखना। CMI समझते हो ना, सेंट्रल मेटल एटम आयन, ठीक है। यहां उसका चार्ज, एक सेकेंड, चार्ज मान लो उसमें +1 है तो 1 आ जाएगा, मान लो उसमें -1 है तो माइनस माइनस प्लस इसमें जुड़ जाएगा। और मैंने 12वीं क्लास में पता क्या लिख दिया था, इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स ऑन CMI। एक उसका जेड, अगर +1 है तो घट गए, -1 है तो जुड़ गए। इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द CMI, इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द CMI +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कहते जी समझाओ, बिल्कुल समझो जी। मैंने यहां पे आपको लिखकर दिया FeCO5, ठीक है। इसका 26 एटॉमिक नंबर है, चार्ज भाई साहब का 0 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो 26 + 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, 36। मेरे से कोई पूछ रहा है व्हाट इज द EAN ऑफ द पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, माय आंसर इज 36। NiCO4, ये क्वेश्चन आप करो। मैं क्यों बताऊं, निकल इज ऑन 28 नंबर, आयरन कोबाल्ट निकल 26, 27, 8, आयरन कोबाल्ट निकल 36, ठीक है जी। 28 + 8 36। और एक यहां पे बड़ी खतरनाक इंफॉर्मेशन, all carbonyl nitrosyl, all carbonyls and nitrosyls, all carbonyls and nitrosyls always obey the EN rule, always। अगर को ओबे नहीं कर रहा तो भाई साहब वो जबरदस्ती अपने इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेप्ट कर लेगा या डोनेट कर देगा। तो ये स्टार लाइन लिख लो यहां पर, वन मोर रजनीकांत, स्टार लाइन लिख लो भी यहां पर, रजनीकांत लाइन लिख लो यहां पर। क्या, all कार्बोनिल्स एंड नाइट्रोसिल्स, नाइट्रोसिल समझ गए ना, NO, क्लियर। ऑलवेज ओबे द EN रूल, EAN रूल को ऑलवेज ओबे करेंगे,
कहते ईएन रूल ओबे करना ही नहीं समझ में आया हमें, तो मैं बता देता हूं जी ईएन रूल ओबे कैसे होता है। ईएन रूल ओबे कैसे होता है, ध्यान से सुन लेना। इफ ई ए एन इज इक्वल टू जेड ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, जेड ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, जेड समझते हो ना एटॉमिक नंबर, नेक्स्ट मतलब जस्ट नेक्स्ट। मान लो जैसे आपके पास ये है आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक ये सब है, इनका नेक्स्ट नोबल गैस 36 नंबर पे है। उस पीरियड का नोबेल गैस तो नेक्स्ट 36 नंबर पे ही है ना बच्चे। एक पीरियोडिक टेबल हुआ करती है, पीरियोडिक टेबल, उसमें ना उसमें एस ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक है, डी के बाद पी है, और पी का एंड जो है ना, एक 2 नंबर पे हीलियम, 10 नंबर पे नियोन, 18 नंबर पे आर्गन, 36 नंबर पे ये भाई साहब है क्रिप्टन, 54 नंबर पे जिनोन है, और 86 नंबर पे तुम्हारे पास रेडोन है, और 118 नंबर पे यू यू ओ अनओक्टियम है। तो अगर कोई भी ईएन का वैल्यू नेक्स्ट नोबेल गैस के बराबर हो जाए, नेक्स्ट नोबेल गैस के बराबर हो जाए, क्लियर, किसी भी कंपाउंड का, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं इसको डिलीट करके रब करके वापस लिख दूं, हाउ द ईएन रूल ओबेड इफ ईएन इज इक्वल टू जेड ऑफ नेक्स्ट नोबेल गैस। जेड किसका भाई, सीएमआई का, ऑफ द सीएमआई सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब यहां सेंट्रल कौन है इस जगह पे, आयरन, तो आयरन की नेक्स्ट नोबेल गैस कौन सी है, क्रिप्टन। अगर वो 36 फॉलो कर गया तो ये ओबे कर रहा है, अगर वो 36 फॉलो कर गया तो डन है। अब देखते हैं जी, ये 2 क्वेश्चन तुम्हें दिए, पहले तो इनका ई ए एन निकालो, फिर बताओ कौन ओबे कर रहा है कि कौन नहीं कर रहा। 1 मिनट का टाइम है, जल्दीबाजी मचाना मत, नुकसान तुम्हारी होगा नहीं तो। इनमें से कौन ई एन ओबे कर रहा है कौन नहीं कर रहा। पहले तो ई एन निकाल लो दोनों के। पहले का ई एन आया कितना बच्चा, 35, शायद नहीं आएगा, पक्का आएगा। अरे ठीक है, परफेक्ट है। इस चैप्टर क्वेश्चन बचने नहीं तुम्हारे पास, थ्योरी इस लेवल पे करवा दिए, क्वेश्चन ही बचेंगे तुम्हारे। 36, हाँ जी, तो ये ओबे नहीं कर रहा और ये ओबे कर रहा है। कोई शक, वह बता दो यार, पक्की गल नहीं, क्यों नहीं होगा। अगर कोई सेंट्रल आइटम बदल गया पिछली सीरीज का भी तो होगा, क्यों नहीं होगा, प्लेटिनम में जैसे। हाँ 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 हाँ, वो तो नेक्स्ट ही है ना पुत्र। जैसे मैंने तुझे ना क्या लिख कर दे दिया, प्लेटिनम पे 2 अमोनिया और 2 सीएल, ठीक है, और अब तुमसे ईएन पूछ लिया, निकल में 18 और 32 जोड़ लो, पता चल जाएगा प्लेटिनम का नंबर क्या है, क्योंकि निकल पीडीपीटी है, 46 नंबर है पीडी का, और उसमें तुम 32 जोड़ लो 46 में, तो प्लेटिनम का नंबर आ जाएगा। आ गया। ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं बच्चे, थोड़ी सी आदत पड़ेगी ना, निकल पीडीपीटी एक ही ग्रुप के हैं, 28, 46, 78। हे महान जनता, ये ठीक है, और तीनों तो बड़े जबरदस्त आइटम है ये वाले, तीनों के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाइड्रोजनेशन में यूज आते हैं ये, एल्कीन को एल्केन में, एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट करने में काम आते हैं। निकल पीडीपीटी एक ही ग्रुप के मेंबर है, एंड स्टोरेज मीडिया ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जबरदस्त तरीके से अपनी अपने अंदर लेते हैं ये निकल पीडीपीटी। तो बताएं भाई लोगों, व्हाट इज द ईएन ऑफ द कंपाउंड।
पहले 78 लिखा, ठीक है, 84, इसमें से इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा दिया, फिर 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कर दिया, 76 प्लस 8 कर दिया, 84 आ गया। वो भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, क्योंकि 86 आना चाहिए था, 86 आना चाहिए था। तो एग्जैक्ट बात पता चल गई आपको ईएन रूल की। इतना ही पेज ईएन का मोर देन सफिशिएंट है। और आपके जितने भी डाउट्स हैं, आपने वैसे मेरे से बात कर ही ली है हर एक टाइप की, और जितने भी कार्बोनिल नाइट्रोसिल है, गारंटीड उनका ईएन ओबे करना मस्ट है। अगर कोई नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रॉन लूज गेन करके अपने आप को ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट बना लेगा। हाँ जी, बोलो जी। हम्म। नहीं, कल बताया था शायद तुम क्लास में, आयुष डाउट्स में नहीं थे तुम। जपनीत बताएगी इसका आंसर, जपनीत बताना उत्तर। हाँ हाँ, फेरम। आयुष, इस बात का जवाब जपनीत को कैसे पता लगा? क्योंकि जपनीत ने यही बात मेरे से कल पूछी थी। क्यों भी जपनीत? कोई भी अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी जीरो है तो तुम्हें फ्रीडम है आयरन लिखने की, फेरम लिखो, लेकिन फेरस फेरिक तो कभी मत लिखो, ठीक है ना। लो जी, अब बॉन्डिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और शुरू हो रहा है। जो टाइम पीरियड मेरे पास बचा हुआ है उसके अंदर मेरे 11 मिनट बचे हैं मेरे पास, और जबरदस्त टॉपिक है, दैट इज नोन एज सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगर एक दिन कॉन्टिन्यूटी भी मिल जाता ना तो तुम्हारा चैप्टर ही खत्म हो जाना था। क्लियर? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सुनते जाना बच्चे ध्यान से। क्रिस्टल बॉन्डिंग का तीसरा आइडिया है ये, और इसको पढ़ लो, वीबीटी बाय डिफॉल्ट ही खत्म हो जाएगी, वीबीटी अलग से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। यूं मान के चलो कि अब तुम सबसे दमदार टॉपिक पढ़ रहे हो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ध्यान से सुनो, ये बॉन्डिंग का तीसरा तरीका है, बॉन्डिंग का तीसरा मेथड है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहली बात, सीएमआई सारे बच्चों को पता है, एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइडर मीन लुइस एसिड, ठीक हो गया। बी, लीगेंड, इट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, बिल्कुल परफेक्ट। इट इज लुइस बेस, ओके। अगर ये भाई साहब न्यूट्रल हो या ये नेगेटिवली चार्ज हो, दो ही हो सकते हैं। पॉजिटिव के बारे में भाई साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा सीएफटी के अंदर, क्लियर है। तो उस टाइम पे इसको डाइपोल बोल देंगे, इसको पॉइंट चार्ज बोल देंगे, ठीक है। अब इन्होंने पता है क्या कहा सीएफटी में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, नाम है क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब क्या? आयोनिक। तो उसने कहा जी जो सीएमआई है और जो आपके पास लीगेंड है, इनका जो फाइनल, ध्यान से सुनना बच्चे, सीएमआई और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग हुई उसका जो नेचर है, इट इज लाइक आयोनिक, लाइक आयोनिक। ये थॉट है अपनी, क्लियर ना। जबकि सबसे बेस्ट थ्योरी मानते हैं बॉन्डिंग की इसको, लेकिन इसके अंदर भी एक कहीं ना कहीं दिक्कत पता है क्या है, ये बॉन्ड को आयनिक नेचर का मान के चलता है, और आयनिक कंपाउंड नेचर वाइज कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन। इसीलिए टर्म रखी गई क्या? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अगर आप एग्जैक्टली बातों को समझ सुन पा रहे हो, सीएमआई मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइडर, लीगेंड मतलब लोन पे डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल हो तो डाइपोल, नेगेटिव हो तो पॉइंट चार्ज। सीएमआई और लिगेंड के बीच में जो नेचर ऑफ बॉन्ड है, नेचर ऑफ बॉन्ड है, नेचर ऑफ बॉन्ड है, वो इसने माना कि वो आयनिक टाइप का है, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है सबको पता है, क्लियर। और आयनिक कंपाउंड नेचर वाइज कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन। दैट्स वाइज थ्योरी का नाम उसने क्या रखा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब एक बात और बता रहा हूं जो ध्यान से सुनोगे आप, सुनो जी। ये मेरे पास सीएमआई है, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्लियर, बिफोर अप्रोचिंग द लीगेंड, बिफोर अप्रोचिंग द लीगेंड,
ये सिमेट्रिकल है, कोई छेड़खानी नहीं हो रही, कुछ नहीं गड़बड़ हो रही। और इसको यूं लिख दे कि मेरे पास 5 डी ऑर्बिटल जो है वो सिमेट्रिकल है। और एक बहुत अच्छा वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है और शायद आपको भी पता है इस बारे में, डी जेनरेट। सबकी एनर्जी बराबर है। डी जनरेट मतलब सबकी एनर्जी बराबर है, क्लियर है, इक्वल है, सबकी एनर्जी बराबर है, सबकी एनर्जी इक्वल है। तो सीएमआई का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिफोर अप्रोचिंग द लिगेंड सिमेट्रिकल है, पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल डी जनरेट पड़े हुए। बट जैसे ही सीएमआई की तरफ, जैसे ही सीएमआई की तरफ लिगेंड ने अप्रोच किया, क्लियर, इसकी सिमेट्री मेरे पास अब कुछ डिस्टर्ब होती दिखेगी। सर ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ी सिंपल सी बात है, जितने भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लिगेंड है उन्होंने उसको क्या माना हुआ है? लोन पे डोनर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ऑर्बिटल के बीच और लिगेंड के बीच जबरदस्त वाली लड़ाई है, और वो लड़ाई का नाम क्या है? रिपल्शन फोर्सेस। और क्यों है रिपल्शन? भाई एक नेगेटिवली चार्ज है, दूसरा भी तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है। लिगेंड लिगेंड के बीच में क्या होएगा? लिगेंड और ऑर्बिटल के बीच में क्या होएगा? रिपल्शन। ये कौन है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये कौन है? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनर। दोनों में जबरदस्त रिपल्शन होगा। तो इस जबरदस्त रिपल्शन का रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा डी जेनरेसी। अब नॉन डी जेनरेसी, इनका जो एनर्जी लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपने इस पेज को उतार लिया तो मैं आगे लिख सकता हूं। लो जी, अब हुआ क्या? जो डी ऑर्बिटल्स है ना बच्चे, अपने ओरिजिनल लेवल पे थे, थोड़ा सा इनकी एनर्जी पहले बढ़ी, उसके बाद ये भाई साहब हो गए स्प्लिट, टूट गए। अभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये मेरे पास डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है। एक जगह पे आज ही मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म किया आपके ड्रॉपर बैच में, वहां उनको डी के 5 टाइप बताए, उसमें से उनको बताया ये तीनों के तीनों इन बिटवीन एक्सिस है, और ये दोनों में से पहला वाला अलोंग है और दूसरे वाला भी अलोंग द एक्सिस है। और जो दूसरे वाला है वो डोनट शेप का है, मतलब डी जेड स्क्वायर, बट है तो अलोंग द एक्सिस, ठीक है ना। और ये इन बिटवीन एक्सिस, ठीक है जी। तो जब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल शेप बनाना हो, सारे एंगल 12 एंगल 90 डिग्री है, ना समझ में आए तो स्ट्रक्चर बना के देख लो। ABCD EF सारे के सारे एक दूसरे के 90 डिग्री पर पड़े, ऊपर भी 4, नीचे भी 4 और प्लेन में भी 4, 90 डिग्री के एंगल्स है। तो जब भी लीगेंड अप्रोच करेगा, पता नहीं आप एग्जैक्टली मेरी बात को सुन समझ पा रहे हो कि नहीं, लीगेंड जब अप्रोच करेगा तो जो 90 डिग्री वाले, लीगेंड जब अप्रोच करेगा तो जो 90 डिग्री वाले डी एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, जिनको हम EG, जी फॉर जीरेड, जिनको हम EG ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ये DXY, DYZ, DXZ, ये इन बिटवीन एक्सिस वाले, इन पे रिपल्शन कम लगा। सर रिपल्शन कम क्यों लगा? भाई 90 पे नहीं थे। सर इन पे रिपल्शन ज्यादा क्यों लगा? भाई 90 पे थे, जो 90 पे ऑलरेडी थे उन पे रिपल्शन ज्यादा लगा, और जैसे ही ज्यादा रिपल्शन लगा, हाँ उनकी एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। जैसे ही रिपल्शन लगा उनकी एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। इसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक की लैंग्वेज में जो बीच वाला लेवल है, BARICENTER, टर्म इज BARI, वेरी सेंटर बोलते हैं इसको, BARI।
अब जो बोर्ड आपके सामने छपा हुआ है कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बोर्ड नहीं छपा हुआ, सिंपल बोर्ड छपा हुआ है कि आपके पास 5 d ऑर्बिटल थे जो पहले बराबर एनर्जी लेवल पे थे, उनको लिगेंड ने आकर टक्कर मारी, क्योंकि लिगेंड नेगेटिवली चार्ज माना जा रहा है सीएफटी में, और है भी नो डाउट, इलेक्ट्रॉन डोनर है, चाहे वो न्यूट्रल है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डोनर ही, तो उनके बीच रिपल्शन हुआ। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री समझनी है तो लीगेंड ने आकर इनकी एनर्जी को डिस्टर्ब किया, करेगा ही, रिपल्शन तो एनर्जी को डिस्टर्ब करता ही ऑलवेज। उसमें से फिर ये हुआ कि जिनका अलोंग द एक्सिस सिमेट्री थी, ज्योमेट्री थी, शेप था, या जो क्लाउड था वो ज्यादा रिपेल कर गया, वो थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर वाले, उनका नाम है ईजी, ई फॉर ईजी, जी फॉर जीरेड है, ई स्पेक्ट्रोस्कोपी की लैंग्वेज का वर्ड है, और इनको बोलते हैं T2G। जो एक्स वाई वाई जेड एक्सेस है इनको बोलते हैं T2G, और जी फॉर जीरेड है। चाहे तो अभी गूगल के ट्रांसलेट पे जाकर ना जीरेड डाल लो, जर्मन टू इंग्लिश, तो जैसे ही तुम जीरेड लिखोगे, GERAD, सामने लिखा जाएगा स्ट्रेट। जीरेड का मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट या फिर सिमेट्रिकल, चाहे तो डाल के देख लेना गूगल ट्रांसलेटर पे ना, जर्मन टू इंग्लिश। तो जीरेड मतलब सिमेट्रिकल, मीन स्ट्रेट। तो जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं, EG और T2G, तो स्प्लिटिंग हो गई। अब एक छोटी सी बात और कर लूं, इतने में हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। अब जिसकी एनर्जी कम हुई, इसकी बढ़ी, कितने से बढ़ी कितने से कम हुई, एक बात को ध्यान से सुनना। जब मैं क्लासरूम में होता हूं ना, तो मैं क्लासरूम में बोलता हूं, मान लो मेरी जेब में 100 रुपए थे, वो 100 रुपए गुम गए, क्लास में घूमते घूमते कहीं घूम गए, कोई पोस्चर की वजह से गुम गए, तो मेरा तो नुकसान हुआ और मिल नहीं रही। तो उसको ऐसा तो है नहीं जमीन खा गई आसमान निकल गया, कहीं तो गए होंगे, तो मेरा नुकसान तो किसी का फायदा तो हुआ होगा ना, पक्का हुआ होगा ना। तो पहले तो मैं बता दूं कि इसका नाम है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। इसी का नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, C फॉर क्रिस्टल, F फॉर फील्ड, S फॉर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग टूटना, स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSC। अब जो कह रहा हूं ध्यान से सुनोगे, एक सबशेल था, उसके 5 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हुए, 5 ऑर्बिटल हो गए। तो एक के जब 5 टुकड़े हुए तो सबके हिस्से में कितना कितना पैसा आया, 1/5, 1/5, 1/5, और 3 का सम, इन तीनों का 1/5, 1/5, 1/5, तो कितना हो गया, 3/5। अगर एग्जैक्टली मेरी बातों को तुम फॉलो कर रहे हो तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। इन तीनों का 3/5, इन दोनों का 2/5। किसी का लॉस, किसी का बेनिफिट है, और किसी का बेनिफिट किसी का लॉस है, तो इनको क्या हुआ है, फायदा, तो इनका क्या हो गया, नुकसान, और इनको क्या हुआ, नुकसान, तो दूसरे वालों का क्या हो गया, फायदा। अगर आप एग्जैक्टली बात को समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैलकुलेट कराने में हेल्प करेगी। वापस लिखूं या समझ गए, 3/5, 2/5, हाँ, क्योंकि इसकी नुकसान हुआ है ना, इसके 100 रुपए गुम हुए, इनके 3/5 का नुकसान हुआ है, तो ऊपर वालों को 3/5 का फायदा हो गया। इनका पहली वाली एनर्जी थी ना, ये वाली बेरी सेंटर जो है, ये बेरी सेंटर था, इनका नुकसान हुआ, तो किसी का तो फायदा होएगा, और इनका फायदा हुआ तो किसी को यहां पे, तो इनका लॉस इनका बेनिफिट है, उनका बेनिफिट इनका लॉस है। 3/5 ऑक्टाहेड्रल से उनकी बढ़ गई है, और 2/5 ऑक्टाहेड्रल से इनकी कम हो गई है। और कभी किसी को CFSC निकलवानी हो, मैं क्लास फ्री करूं यार, टाइम निकल गया, लास्ट फाइनल लाइन नहीं है, इसके बाद हमारी क्लास फ्री है, क्लियर। यहां +3/5, उल्टा लिख लो,
-2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और यहां मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द T2G। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द T2G, इसको मैं x लिख देता हूं यहां पे, और +3/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और EG इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द Y। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को लिख लेना, इससे CFSE कैलकुलेट हो जाएगी। काम कर लेंगे बच्चे, इस पे क्लास ओवर हो गई है तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा अगले टीचर को। इसको लिख लेना बच्चे, और समझना होगा तो वापस समझ लेंगे। और कल शायद तुम्हारी डाउट क्लास लगेगी, तो तुम ना जितना भी तुम्हारे पास आरपीएस, कम से कम एटलीस्ट आरपीएस और असाइनमेंट के तो 2-3 पेज इधर से, और ये 2-3 असाइनमेंट आरपीएस होनी चाहिए, और बुकलेट के कम से कम जो जो हेडिंग है पढ़ते जाओ, सारा डन कर डालो। जब डाउट डे लगना हो ना, तो थोड़ा सा 1-1.5 घंटा 2 घंटा रात को ज्यादा जाग लिया करो।